देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। यस मैम। अच्छा देखिए, आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। मीडियन तो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है स्टार्ट किए थे, तो इसमें देखो हम लोग आज मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन का मतलब क्या होता है, तो देखो लास्ट क्लास अगर किसी का छूटा हुआ है, ठीक है, तो हम क्लास शेयर कर देंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, आज का क्लास भी समझ में आएगा, ठीक है। प्रीवियसली अगर टॉपिक नहीं किया है ये वाला तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस क्लास को हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले अभी आज स्टार्ट करने वाले हैं मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल, ठीक है। जो मिडिल है उसी को स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं मीडियन। अच्छा, अब देखो जैसे हम एक डेटा जो है यहाँ पर लिख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं, लाइक 2, 4, 9, 15 और 36, ठीक है। मुझे बोल सकते हो ये ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू कौन सा है? ये ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू कौन सा है ये बताना है। 9। 9, ठीक है। ये देखो ऑब्जर्वेशन को हम लोग जस्ट देख के विजुअलाइज करके ही बोल सकते हैं कि मिडिल में हमारा कौन सा वैल्यू है, 9 है, ठीक है। अच्छा, तो ये मिडिल वैल्यू निकल गया। तो क्या इतना ही आसान है? हाँ इतना ही आसान है, ठीक है। फिर आगे थोड़ा थोड़ा जो है चेंजेस होगा। चलो और एक ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, तुम लोग बताना मिडिल वैल्यू क्या होगा। 2, 15, 36, 9 और 4, बोलो मिडिल वैल्यू कौन सा है? 36। 36, ठीक है। ये देख के तो लग रहा है 36, बात भी सही है कि मिडिल में तो 36 ही है, बट ये आंसर जो है ये हो जाएगा रॉन्ग आंसर। ऐसा क्यों? अभी तो थोड़ी देर पहले ये मैंने बोला ये राइट है, बट ये क्यों रॉन्ग हो जाएगा? रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसका कुछ रूल्स होता है। रूल्स क्या है तुम लोग देख सकते हो। अगर तुम लोग देखोगे कि ये डेटा और ये डेटा ना एक ही है, देखो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? मुझे बोल सकते हो ये दोनों जो मैंने लिखा है ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सेम सेम डेटा ही मैंने लिखा है, एग्जैक्टली सेम डेटा लिखा हुआ है, तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम डेटा का जो सीक्वेंस है वो हमने चेंज किया है। हाँ, कैसा चेंज है? मतलब इसको हम लोग कौन सा ऑर्डर में बोलते हैं? ये कौन से ऑर्डर में दिया हुआ है? इसको क्या बोलेंगे, बोलो? एसेंडिंग। इसे क्या बोलते हैं? एसेंडिंग नहीं बोलते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो अरेंजमेंट है डेटा का, ये शॉर्टर टू ग्रेटर है। शॉर्टर टू ग्रेटर जिसको अच्छे से लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एसेंडिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन ये कौन से ऑर्डर में है? ये ना तो कोई शॉर्टर टू ग्रेटर है, ना तो ग्रेटर टू शॉर्टर है, ठीक है। ये हम लोग का कोई भी ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑर्डर में नहीं है, रैंडमली लिखा हुआ है। पहले 2, फिर उससे बड़ा वाला डेटा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो जब भी हमें मिडिल वैल्यू निकालना है तो हमें पहला बात ये ध्यान रखना है कि हमें डेटा को जो है, जो भी ऑब्जर्वेशंस या डेटा रहेगा उसे हमें अरेंज करना है, ठीक है। कैसे अरेंज करना है? क्या असेंडिंग ही करना है, डिसेंडिंग नहीं कर सकते? मींस ग्रेटर टू शॉर्टर नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हो, ग्रेटर टू शॉर्टर भी कर सकते हो, लेकिन जो है कोई भी एक ही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम ये फॉलो करते हैं असेंडिंग, तो तुम लोग भी ये फॉलो करना। अगर डिसेंडिंग भी करते हो तो भी सेम आंसर आएगा, लाइक ऐसे 36, उसके बाद 15, उसके बाद 9, उसके बाद 4, उसके बाद 2, तो भी तुम लोग का मिडिल वैल्यू 9 ही आएगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन हम लोग कोई भी एक तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मिडिल वैल्यू निकालने के लिए स्टेप 1 हमारा क्या होगा? ऑलवेज स्टेप 1 ये होगा कि सारे ऑब्जर्वेशंस
जो भी हमें गिवन है वो अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो हमें पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में लिखो तुम लोग ये पॉइंट को, फिर स्टेप 2 पे लिखाएंगे। स्टेप 1 में लिखो अरेंज ऑब्जर्वेशन, arrange observations either in ascending, ascending का मतलब होता है shorter to greater, और descending, और descending मतलब greater to shorter। ऑर्डर तो ऐसे लिखना है, देखो मैंने अभी तक क्या लिखा है, अरेंज ऑब्जर्वेशन आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और ब्रैकेट में वही असेंडिंग का मतलब शॉर्टर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग का मतलब ग्रेटर टू शॉर्टर लिखा है, ऑफ मैग्नीट्यूड। गुड मॉर्निंग खुशी। Good morning, ma'am. ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो चलो पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आया कि जब भी हमें मिडिल वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हमें डेटा को करना है अरेंज। कैसे करना है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि तुम लोग ये वाला करना, क्योंकि हम भी यही वाला ज्यादा फॉलो करते हैं, शॉर्टर टू ग्रेटर, कोई भी एक पैटर्न में ही हमें चलना है। अब देखो हम लोगों ने जो ये मिडिल वैल्यू निकाला, एक्चुअली हम लोगों ने क्या निकाला कि ये ऑब्जर्वेशन के अंदर, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस के अंदर ये 9 का पोजीशन कहाँ है वही तो हम लोगों ने ढूंढा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन के अंदर पोजीशन 9 का कहाँ है, हम लोगों ने मिडिल वाले वैल्यू का लोकेशन, जैसे हमारा अपना अपना लोकेशन होता है ना कि हम लोग इस पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, वैसे ये ऑब्जर्वेशन का पर्टिकुलर लोकेशन क्या है वो हम लोगों ने ढूंढा, ठीक है। इसीलिए मीडियन का कुछ अलग अलग नाम भी होता है। मीडियन को हम लोग क्या बोलते पता है, मीडियन को हम लोग बोलते हैं लोकेशन एवरेज, ठीक है, लोकेशन एवरेज बोलते हैं, लोकेशन, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग लोकेशन वाइज फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो एवरेज है इसे हम लोग बोलते हैं लोकेशन एवरेज। अब अगर सोचोगे कि एवरेज क्यों, देखो एक्चुअली ये टॉपिक जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने बोला है कि क्लास हम जो है शेयर कर देंगे, जिनका थोड़ा बहुत जो है नहीं हुआ है, तो देखो हम लोग जो लास्ट दिन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किए थे, वहां पर मतलब डेटा जो है, डेटा का मतलब टेंडेंसी क्या होता है, सेंटर की तरफ क्लस्टर होना, ठीक है। जैसे कि अगर तुम लोग देखोगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ना तो ओवरवेटेड पर्सन हमें ज्यादा दिखता है रास्ते में, ना तो बहुत ही थिन पर्सन ज्यादा दिखता है, ठीक है, मिडिल वेट, मिडिल हाइट, ठीक है, इस तरीके के लोग ही, मतलब एवरेज, कोई भी चीजों में एवरेज का क्वांटिटी ज्यादा होता है, बेस्ट या वर्स्ट जो है वो काफी कम होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एवरेज ही होता है। तो डेटा का वो नेचर ही है कि वो अपने आप को सेंटर में क्लस्टर करता है। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी, डेटा का जो सेंट्रल की तरफ क्लस्टर होने का टेंडेंसी है, उसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने देखो ये इतने सारे टूल्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट दिन ओनली ये वाला कंप्लीट किया था जो तुम लोग बचपन में भी पढ़ते हो, एवरेज निकालने का तरीका। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन। तो क्योंकि ये सभी एवरेज निकालने का तरीका है, इसीलिए इसको बोला जाता है लोकेशन एवरेज, क्योंकि ये भी हमारा एवरेज निकालने का तरीका है। तो यहाँ पर एवरेज कैसे निकाल रहे हैं, डेटा के पोजीशन वाइज या लोकेशन वाइज। तो क्योंकि पोजीशन वाइज, तो इसको हम लोग पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि पोजिशनल एवरेज कौन सा है, ठीक है। और क्योंकि मुझे सेंटर वाला वैल्यू ढूंढना है, सेंटर पॉइंट में जो है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू, ठीक है। तो इतने सारे जो नाम हो गए, सभी नाम का मतलब है, ठीक है,
जैसे हमारे भी सभी नाम का मतलब होना चाहिए, ठीक है, वैसे ही ये जो मीडियन का इतना सारा जो नाम है क्यों है, क्योंकि ये लोकेशन वाइज आइडेंटिफाई होता है, ये पोजीशन वाइज आइडेंटिफाई होता है, और इसका पोजीशन होता है सेंट्रली लोकेटेड। देखो लोकेशन वाइज, पोजीशन वाइज, और पोजीशन या लोकेशन कहां पर है, सेंट्रल में है, इसका पोजीशन सेंट्रली ये लोकेटेड होता है वैल्यू, इसीलिए इसका नाम है मीडियन। स्टैटिस्टिक्स में मीडियन बोलते हैं, नॉर्मली इंग्लिश में इसको हम लोग मिडिल बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब मिडिल ही बोल सकते हैं, क्या मिडिल ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले मुझे स्टेप 1 मुझे अरेंज करना है डेटा को, फिर मुझे क्या करना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन से मिडिल में है, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करना है। तो स्टेप 2 में हम वही लिखवाने वाले हैं, देखो, लेकिन थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा भी लिखवाएंगे, बताते हैं क्यों। देखो स्टेप 2 लिखो यहां पर, ऑब्जर्वेशंस ब्रैकेट में एन, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने सारे ऑब्जर्वेशंस है उसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब लिखेंगे इफ एन इक्वल ऑड, अगर एन का वैल्यू ऑड है देन, मैम एक बार लास्ट पेजটা দেখাবেন একবার। ম্যাম স্টেপ 1 এর পর স্টেপ 2 ওটা কি ম্যাগনিটিউড আপনি একটা লিখেছিলেন কোথাও একটা? ওটা তো এইখানে আছে ম্যাম অফ ম্যাগনিটিউড মানে এটা কোথাকার কন্টিনিউশনটা হচ্ছে? স্টেপ 1 মানে অ্যারেঞ্জ অবজারভেশনস ইদার ইন অ্যাসেন্ডিং অর ডিসেন্ডিং অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউড। then middle term, if n equal even, average of two middle term values, ठीक है। तो देखो स्टेप 2 में हमें कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम अगेन एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 15, 13, 2, 10 और 40, और ये मैंने तुम लोग को करने के लिए दिया है, तुम लोग आंसर बताना मुझे मीडियन क्या होगा, फाइंड मीडियन, ठीक है। तो मुझे बोलो मीडियन वैल्यू क्या होगा, निकाल के बताओ, 2 सेकंड देते हैं, 2 सेकंड भी निकल जाएगा, बोलो सही सही बताओ मीडियन वैल्यू। 2 सेकंड मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, चलो 1 मिनट में तो हो ही जाएगा, चलो अभी मेरे यहाँ पर 12 बज रहा है, 12 बज के 1 मिनट में हो ही जाना चाहिए। 13 है, ठीक I'm ठीक, 13. हाँ 13, सही बात। गुड आफ्टरनून मानसी। थर्टीन होगा, ठीक है, देखो 13 होगा। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें अरेंज करना है, जैसे कि मैंने बोला तुम लोग इसको कैसे अरेंज करना, शॉर्टेड टू ग्रेटर कर लेना, सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 10, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 40, ठीक है। तो मिडिल में कौन सा वैल्यू दिख रहा है, मिडिल में मुझे ये दिख रहा है, तो मेरा मीडियन का आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। अब चलो थोड़ा ये फॉर्मूला से समझते हैं, मैंने बोला है n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मुझे यहाँ पर n का वैल्यू बता सकते हो कितना है, काउंट करो कितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, उतना ही n होगा, बोलो बोलो। 5, ठीक है। अगर मेरा ये, अब बोलो 5 ऑड है कि इवन है, अब बोलो 5 ऑड है कि इवन है, ऑड है मैम। ऑड, ठीक है। ऑड इवन कैसे पहचाना जाता है, अगर 2 से डिवाइड करने से पॉइंट में आंसर आता है तो वो ऑड होता है, ठीक है। अगर ऑड हुआ मिडिल टर्म ही मेरा आंसर होगा, तो मिडिल टर्म ही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या होगा, मिडिल टर्म। अच्छा ये सीखने का क्या कोई जरूरत है, नहीं, हम तो बोलेंगे इसको फॉर्मूले से सीखने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही तुम लोग कर सकते हो।
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तो मिडिल टर्म कौन सा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म बताओ। आंसर तो 13 है, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ टर्म बता सकते हो, मिडिल टर्म कौन सा नंबर ऑफ टर्म है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म मेरा कौन सा है? मिडिल टर्म है मेरा थर्ड टर्म। कैसे? 1 2 3 4 5, थर्ड टर्म। और आंसर मेरा क्या होगा लेकिन 13, मतलब तुम लोग का आंसर में ये नहीं लिख के आना है, तुम लोग का आंसर में 13 लिखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मीडियन इक्वल टू 3 लिख के आ जाते हैं। नहीं नहीं, 3 इज द पोजीशन। पोजीशन में कौन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू। सेंट्रल पोजीशन इज नॉट द मैटर, सेंट्रल पोजीशन में कौन सा वैल्यू बैठा है वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। सेंटर पोजीशन में जो वैल्यू मेरा बैठा हुआ है वही मेरा आंसर होगा। हाँ ऑब्वियसली मुझे सेंटर वैल्यू तो देखना पड़ेगा कौन सा। अच्छा अब एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, तुम लोग मीडियन बताना। 5 3 15 6, इसका मीडियन बताओ। फाइंड मीडियन, इसका मीडियन बताओ। 5 5 कैसे? কিভাবে 5? 14.5 14.5 नहीं, मैम 5.5। 5.5। देखो इसमें हमें सबसे पहले अरेंज तो इसमें करेंगे ही। देखो अरेंज कर दिया, अरेंज करने से फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 3, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 5, आफ्टर दैट 6 और 15, ठीक है। अच्छा अब मुझे ढूंढना है मिडिल का वैल्यू, तो हम लोग मिडिल वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, इधर दो बीच वाला, ठीक है, या फिर इधर 3 इधर 3 इधर 4 इधर 4, कुछ तो एक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखो इधर दो बीच में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर n का वैल्यू, n क्या है, n का वैल्यू कितना है, n कितना है यहाँ जैसे बोले थे, बोलो। अभी तो सिखाया 2 सेकंड में बोलने से। हाँ 4, 4 क्या है, इवन है कि ऑड है? इवन है। इवन है, ठीक है। अब जब भी इवन नंबर ऑफ डेटा होगा, मान लो तुम लोग 4 फ्रेंड ही अगर खड़े हो, ठीक है, इवन नंबर पे, तो मिडिल पे कौन है कैसे बोलेंगे? मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। अब मिडिल में कौन है? तुम लोग बोलोगे बी सी दोनों है, लेकिन मुझे तो एक आंसर चाहिए ना। अब एक कहां से लाई भाई, बीच में तो कोई है ही नहीं, इधर भी दो इधर भी दो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ई भी आ जाता है तो मिडिल में कौन है? सी है। तो बिना ऑड नंबर के मिडिल का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में देखो, ह्यूमन बीइंग को तो हम लोग कुछ आधा अधूरा नहीं कर सकते कि काट छट के आधा कर देंगे, वैसा नहीं होता है, लेकिन डेटा में तो होगा, ठीक है। डेटा में क्या बोल रहा है, अगर इन दोनों का मिडिल में कोई डेटा होता तो बड़ा ही अच्छा होता, हमें अपना मिडिल टर्म मिल जाता। कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मिडिल का डेटा ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो इन दोनों के मिडिल का डेटा कहां से स्टार्ट होगा? 5 के बाद से स्टार्ट होगा और इधर विद इन 6 होगा। तो मुझे क्या करना है, 5 और 6 के बीच का डेटा फाइंड आउट करना है। वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैंने क्या लिखवाया, अगर n इवन होगा, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म, तो बोलो 2 मिडिल टर्म वैल्यूज का एवरेज होना चाहिए। तो बोलो 2 मिडिल टर्म क्या क्या है, बोलो 2 मिडिल टर्म कौन कौन सा है जिसमें क्लैश हो रहा है तुम लोग का? 5 6 5 6, तो 5 प्लस 6 का मुझे कर लेना है एवरेज, क्योंकि बोला है एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म, ऐसे करके ही हमें फाइंड आउट करना है। तो मीडियन इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 6 11/2, यानी कि 5.5, ठीक है। अच्छा 5.5 जो है ये मेरा मीडियन वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मेरा मिडिल वैल्यू कितना आ जाएगा? 5.5। और अगर तुम लोग देखोगे सही तरीके से ऑब्जर्व करोगे
तो 5 और 6 के मिडिल में ही 5.5 आता है। अगर तुम लोग ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो देखना 5 और 6 के बीच में 5.5 एग्जिस्ट करता ही है, ठीक है। तो अगर मेरा इवन नंबर हुआ उस केस में मुझे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, जो भी दो, क्योंकि देखो मेरा क्लैश कहाँ हो रहा है, यहाँ तो मुझे क्लियरली 13 दिख रहा था, यहाँ मुझे दो में क्लैश हो रहा है, सॉरी ये वाला नहीं, अरेंज करने के बाद यहाँ पर मुझे ये दोनों में क्लैश हो रहा है कि 5 मिडिल होगा कि 6 मिडिल होगा, क्योंकि दोनों ही मिडिल में है। तो क्या करना है, अब दोनों में जब क्लैश होता है तो क्या होता है, एवरेज करना पड़ता है। तो ये देखो एवरेज कर दिया, एवरेज करके यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा, तो जो भी वैल्यू आया 11/2 करके 5.5 आया, यानी मीडियन वैल्यू ही मेरा 5.5 होगा, ठीक है। मीडियन वैल्यू ही मेरा 5.5 होगा। और अगर टर्म का पूछे तो ये मेरा कौन से, ये मीडियन कैसे निकाला हम लोगों ने, मीडियन हम लोगों ने कुछ ऐसे निकाला है, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का एवरेज कर, सेकेंड टर्म का वैल्यू 5, थर्ड टर्म का वैल्यू 6, यानी जो मीडियन का वैल्यू, ये लेकिन वैल्यू निकल के आया, ये टर्म नहीं है, ठीक है, ये टर्म नहीं है, तो ये वैल्यू हो रहा है 5.5। तो आई होप कि समझ में आया कि अगर हम लोग को इवन नंबर दे तो कैसे निकाल सकते हैं, ऑड दे तो कैसे निकाल सकते हैं। हम तो बोलेंगे कि इसको फॉर्मूले को इस तरीके से कोई रटने का जरूरत नहीं है, याद करने का जरूरत नहीं है। तुम लोग सिंपल, अगर इवन ऑड रहा तो तुम लोग जस्ट विजुअलाइज करके ही बता देना, ऑब्जर्व करके देख के ही, आंख से देख के पता चलेगा कि कौन सा होगा, और इसमें भी देख के पता चलेगा कि कौन सा दो में क्लैश हो रहा है, उस दोनों का एवरेज कर देना। मुझे नहीं लगता ये फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत है, फिर भी मैंने लिखवा दिया क्योंकि डेटा होना चाहिए, फॉर्मूला होता है तो मैंने लिखवा दिया। बाकी देखो ये बिना फॉर्मूले के ही याद होगा, तो फॉर्मूले का क्या जरूरत है, ठीक है। बाकी मैंने दोनों चीज लिखवा दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने ये जो अभी पढ़ा मीडियन के बारे में, ये जो ऑब्जर्वेशंस का टाइप था, ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग टाइप होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन का टाइप था, इस टाइप का नाम क्या होता है, देखो हम दिखाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन के टाइप का नाम होता है डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। अच्छा, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का वैल्यू है, मतलब सिर्फ एक रिलेटेड वैल्यू है। अभी दूसरे वाले में आएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मेरा डेटा कुछ इस तरीके से गिवन है, लाइक मान लो ऐसे दिया हुआ है x4, मतलब x का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स में ये ऑब्जर्वेशंस को हम लोग x से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, और ओवरऑल बोले तो ये एक x ऑब्जर्वेशन है, x, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे तो ये x ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ये जो समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि ये जो है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का अगर हम लोग इन जनरल नाम पूछे तो x1, x2, x3, x4, x5 ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो x का मेरा वैल्यू मैंने दिया है 4, 7, 8, 10 और 15। और एफ का मतलब हम बता देते हैं, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझा देते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 4 मेरा 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है, ठीक है। 4 अगर मेरा 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है तो हम इसे इसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कितने बार, कितने फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है 2 टाइम्स, तो हम 4 दो बार ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ये 2 है। मतलब एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन कैसे देखने में तब पता है, 4, 4, 7, 7, 7, ठीक है, 8, फिर 10, 10, 10, फिर 15, फिर 15, ऐसे था ऑब्जर्वेशन देखने में। इतने बड़े ऑब्जर्वेशन को हम लोग कंसाइज करके लिख सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग द वर्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन अपने आप को जितना बार रिपीट करेगा, तो 4 2 टाइम्स, 7 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 8 1 टाइम्स, 10 3 टाइम्स एंड 15 2 टाइम्स, ठीक है। ये मैंने गिवन डेटा यहाँ पर दिया है। तो ये जो पैटर्न है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जहां पर x के साथ f भी है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कैसा है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कुछ सिंपल से भी ज्यादा होता है क्या, हाँ होता है, जिसका नाम होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बता देंगे, ठीक है।
तो देखो अगर किसी ने पहले भी नहीं कभी सुना है तो भी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मुझे बोलो फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, बोल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है मुझे बोल सकते हो? 11। 11, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 11। क्यों 11 ही हो रहा है? क्योंकि देखो अभी तो मैंने तुम लोग को बोला ये 4 2 बार है, ठीक है, 7 3 बार है, 8 1 बार है, 10 3 टाइम्स है और 15 2 टाइम्स है। मतलब कितने सारे ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 कहां से मिलेगा? फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। जब मेरा फ्रीक्वेंसी टेबल में अवेलेबल रहेगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स को काउंट नहीं करना होता है, एफ को काउंट करना होता है। क्योंकि एक्स का एक वैल्यू अगर खुद को मोर देन 1 टाइम रिपीट करता है तो उससे रिप्रेजेंट एफ करता है। तो उस केस में मुझे एफ का टोटल करने से टोटल फ्रीक्वेंसी पता चलेगा, ना कि एक्स का। अगर तुम लोग बाई चांस एक्स का कर देते हो तो बोलोगे 1 2 3 4 5 5 बोलोगे, नहीं 5 कहाँ है भाई, 4 तो 2 बार है। इतना बड़ा डेटा नहीं लिख के हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग को फाइंड आउट करके देना है इसमें, ठीक है, इसमें तुम लोग को फाइंड आउट करके देना है कि मीडियन क्या होगा, मतलब मिडिल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मीडियन क्या होगा। तो तुम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भी मुझे आंसर बोल सकते हो क्या होगा। एक बार देखो कोशिश करके, अगर नहीं होगा तो हम बताएंगे। अभी मैंने इतना बार तुम लोग को सिंगल सिंगल लिख के दिखाया, इसके बदले तुम लोग चाहो तो वैसे करके भी आंसर, मतलब एक्चुअली वैसे करके ही हम पूछ रहे हैं। चलो मैंने थोड़ा सा हिंट्स दे ही दिया, अब देखते हैं किससे होता है। बोलो मिडिल वैल्यू कौन सा होगा? मैंने तुम लोग को 3 से 4 बार डेटा को इस क्यों एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका मैंने रीजन बताया। अगर तुम लोग एटलीस्ट उसको भी लिखोगे तो मीडियन निकाल ही लोगे, इसमें क्या बड़ा बात है। कोई भी नहीं? मैम 8। 8, हाँ चलो सही 8 होगा। देखो सिंपल सा बात है, 4 मेरा 2 बार है, ठीक है, 7 मेरा 3 टाइम्स है, अच्छा 8 मेरा 1 टाइम्स है, 10 मेरा 3 टाइम्स है। हम तो हिंट्स दे रहे हैं कैसे करने से हो सकता है। 15 मेरा 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहां से देखो ये मेरा शॉर्टेड टू ग्रेटर में बन गया। अब तुम लोग काउंट करो ना मेरा मिडिल टर्म कौन सा हो सकता है। 1 ऐसे हम देखते हैं, देखो मेरा यहाँ पर कितने सारे टर्म है, 1 2 3 4। पहले हम n निकाल लें, n कितना है, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर 11 है तो इधर से 5 मिडिल में कौन आएगा? पहले 5 1 2 3 4 5, पहला 5 इधर से छोड़ दो और इधर का 5 छोड़ दो तो मिडिल में कौन आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n 11 हो गया जो कि एक ऑड वैल्यू है और इसमें मेरा मीडियन जो है, मीडियन वैल्यू मेरा आ गया है 8। और अगर मुझे पूछे कि मीडियन टर्म कौन सा है तो बोलो टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। मीडियन टर्म मेरा कौन सा है? 6 टर्म है, ठीक है, जिसका वैल्यू 8 है। 6 टर्म है जिसका वैल्यू 8 है, ठीक है, 6 टर्म जिसका वैल्यू 8 है। बोलो समझ में आया? 6 टर्म जिसका वैल्यू 8 है। बोलो ये बात समझ में आ गया? अरे बोलो समझ में आए कि नहीं? नहीं कर पाए तुम लोग इसीलिए पूछ रहे हैं। क्या कुछ भी नहीं समझ में आया? नहीं बोलोगे तो मैं क्या कर सकती? अरे समझ में आया? हेलो।
हाँ मैम। अगर किसी को नहीं आया तो हम बोल देंगे, ठीक है। चलो, अगर तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कैसे निकालना है, इसमें पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। इसमें कैसे निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा लेकिन क्लास इंटरवल के साथ। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 टू, यहाँ पर ले लिया मैंने 10 टू 10 नहीं लेके हम ऐसे लेते, चलो 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5 और 39.5 से 49.5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में मैंने ले लिया 8, 3, 4 और 5, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी। क्यों ग्रुप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि देखो डेटा मेरा ग्रुप में है। देखो यहाँ पर क्या था, 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन कौन सा डेटा, इनमें से कोई डेटा होगा जो कि हमें नहीं पता कि कौन सा डेटा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हमें बोले कि कैलकुलेट मीडियन, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे केस में हमें बोल दिया कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट मीडियन, ठीक है, कैलकुलेट मीडियन। अच्छा, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा स्टेप 1, उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसमें हमें कैलकुलेट करना है ए, देखो उसमें हमें कैलकुलेट करना है मिडिल वैल्यू, ठीक है, मिडिल वैल्यू, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है। तो मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप 1 है वो कैसे होगा, मुझे करना है n/2। अब ये नया n क्या आ गया, n का मतलब कुछ नहीं, समेशन f/2 करना है, ठीक है। तो पहले बोलो कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, तो उसके लिए मुझे f का टोटल करना पड़ेगा। तो f का टोटल करो, कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 5 + 4 9, 9 प्लस यहाँ पर हो गया 8, 8 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, 17 + 3 हो गया 20। मतलब बेसिकली 9.5 से 49.5 के बीच में टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है। क्यों, इसीलिए मैंने ये चीज समझाया तुम लोग को एफ का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल 20 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरा जितना भी ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे कि देखो मेरा यहाँ पर टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है, और इसमें मिडिल का ढूंढना है, तो मुझे कैसे ढूंढना चाहिए, इसके मिडिल वाला वैल्यू, ठीक है। तो इधर से 5, इधर से 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कैसे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस फॉलो करना है, बिकॉज ये हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग सीधा सीधा सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन है 20 डिवाइडेड बाय 2 करने से कितना आंसर आ गया 10, ठीक है। अब इस 10 का क्या करना है बताते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप फिर से हम बताते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, कि मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20, तो उसका मिडिल पार्ट होता है 10, ठीक है। इधर 10 इधर 10, 20 का मतलब क्या हो गया, x1 x2 x3 ऐसे करके डॉट डॉट करके x20 तक ऑब्जर्वेशन है। तो पहले कितने सारे, इधर कितने सारे होंगे, इधर 10 इधर 10, ठीक है। तो ये मिडिल से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। पहला स्टेप हम लोग का ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को फाइंड आउट करके देना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हमें डेटा को, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करना है। क्यूमुलेट का मतलब ऐड ऑन करते जाना है, कैसे करके 8, ठीक है। पहला फ्रीक्वेंसी है 8, क्योंकि इसके आगे कोई डेटा नहीं है जिसको इसमें हम क्यूमुलेट यानी कि ऐड करें। क्यूमुलेट करने का मतलब ऐड, ठीक है। यहाँ पर 8 + 3 11 हो जाएगा, यहाँ पर 8 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पर 8 + 3 + 4 + 5, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो हमें क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्या हमें ये लिखना जरूरी है,
नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, तुम लोग डायरेक्टली 8, 11, 15, 20 ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब भी समझाते हैं। देखो उसका मतलब तुम लोग को यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर अगर हम CF करते, ठीक है, तो मेरा क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी कितना आता है, ये 2, इसमें आ जाता 2 + 3 कितना आ जाता, 2 + 3 ये हो जाता मेरा 5, ठीक है। यहां पर आ जाता 2 + 3 + 1 6, 2 + 3 + 1 + 3 ये हो जाता है 9, ठीक है। 2 + 3 + 1 + 3 + 2 तो ये हो जाता है 11। अच्छा, इससे क्या कोई बेनिफिट होता है? बिल्कुल होता है। देखो इसका मतलब है कि मेरा ये जो नंबर, जो ऑब्जर्वेशन है 4, ठीक है, ये मेरा 2 वैल्यू तक जो है बिलोंग करता है, मतलब ये ऐसे, ठीक है। 7 मेरा 5th वैल्यू तक जाएगा, मतलब 2, 3, 4, 5, 7 जो डेटा है वो मेरा 5th वैल्यू तक जाएगा। 8 जो है वो मेरा 6th नंबर पे आएगा, देखो बिल्कुल 6th नंबर पे आया। 10 जो है वो मेरा 9th नंबर पे आएगा, तो ये 6 है, तो 7, 8, 9 मतलब लगातार 3 बार 10 होगा। और ये जो 15 है ये मेरा 11th नंबर पे आएगा, तो ये यहाँ पर मैंने 9th काउंट किया था, मतलब 10, 11। मतलब ये चीज रीड करना सीखो। ये चीज हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये हमें बोल रहा है कि 4 जो है, 4 का काउंटिंग होने के बाद हम लोग सेकेंड जो है वैल्यू तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर कितना वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो हमारा वैल्यू देखो, यहाँ पर जो है वैल्यू हम लोग का कितना तक आता है, 5 टर्म तक आता है, मतलब 7 जो है वो 5th नंबर पोजीशन में आएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी का मतलब। अब यहाँ पर देखो मेरा क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी कितना आ गया है, टोटल करने के बाद यहाँ पर 20 आ गया है, ठीक है। और ये वैल्यू तुम लोग को दिख रहा होगा सेम है, ठीक है, और सेम होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों ने यहाँ पर इसका टोटल किया है, तो यहाँ पर 8 + 3 + 4 + 5 वही तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक स्टेप में टोटल किया है कि एक एक बार अगर क्यूमुलेट होता है तो कैसा दिखेगा, ठीक है, तो ऐसे होगा। अच्छा, अब इसका यूज क्या है, उसके लिए हम पहले तुम लोग को थोड़ा सा जो है फॉर्मूला लिखवा देते हैं। देखो फॉर्मूला लिखवाते हैं, एक बार थोड़ा सा फंडामेंटली समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लिख पाते हैं, हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा L1। ये क्या याद करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि इसमें फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। ये सब तुम लोग आई होप कि 9, 10 में पढ़े होंगे, क्योंकि आजकल नॉर्मली हर एक बोर्ड में ये सब मीन मीडियन मोड रहता है। अगर किसी का मैथ्स वैथ्स रहता है तो उसमें होता है ये सब, ठीक है। एफ का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। सी का मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास। C.F का मतलब हो जाएगा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। और n/2 हमें क्या देता है, n/2 हमें देता है मीडियन क्लास। फाइंड आउट करने का जो है मतलब फाइंड आउट करने के लिए हमें मीडियन क्लास का डेटा मिलेगा। अभी लिखो, देखो हम समझा देते हैं। हम लोग का मीडियन का फिर फॉर्मूला क्या बनेगा ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। और याद कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है, लिखने से होता है, ठीक है। ऐसे ही देखते रहोगे तो याद कभी नहीं हो सकता, मेहनत करना पड़ेगा तो जरूर याद होगा, ठीक है। ये मेरा मीडियन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग इस फॉर्मूले में चीजों को लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने तुम लोग को n/2 फाइंड आउट करना सिखाया, तो इस क्वेश्चन में मेरा n/2 आ गया है 10, ठीक है। हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम लोग को करके दिखाते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा n/2 कितना आया है, n/2 आ गया है 10, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर n/2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं 20/2,
ठीक है, जो कि 10 होगा। अच्छा, अब मुझे तुम लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछना है अभी, ठीक है, देखते हैं तुम लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं। ये जो 10 है ये कहाँ बिलोंग करेगा बोल सकते हो? ये जो 10th वैल्यू है ये कहाँ बिलोंग करेगा, कहाँ पर बिलोंग करेगा? यहाँ या फिर यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ पर? मतलब देखो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस है, ये यहाँ पर कितने सारे ऑब्जर्वेशंस है, 0 से लेके 8, यहाँ पर 8 से यहाँ पर देखो 8 तक है, यहाँ पर 0 से लेके 8 तक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 0 से लेके 11 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 0 से लेके 15 ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ 0 से लेके 20 ऑब्जर्वेशन है। ऐसे करके होता है इसका मतलब, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, कितने सारे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। तो मेरा 10th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका वैल्यू तो मुझे नहीं पता, पता होता तो मिडिल वैल्यू लिख ही देते। तो मेरा ये जो है यहाँ पर इसको ना मिडिल वैल्यू नहीं लिख के लिखो मीडियन क्लास, इसको लिखो मीडियन क्लास ढूंढते हैं हम लोग इस तरीके से। तो मुझे बोलो ये লাস্টে 10th মিডিয়ানটা ম্যাম কি লিখেছিলে ওইটা একটু দেখাবে ম্যাম? एक मिनट এটা बोले दी। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट पहले ना हम बता देते, लास्ट में पूछोगे, ठीक है, नहीं तो फ्लो टूट जाता है। मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा मिडिल वैल्यू है, ये 10th जो है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये 10th जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to 8 में मैम या 11 में, 0 to 11 में। 0 to 11 में, करेक्ट, 0 to 11 में, क्योंकि यहाँ पर अगर 8 ऑब्जर्वेशन है उसके बाद यहाँ कितने सारे ऑब्जर्वेशन है बोल सकते हो? यहाँ पर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 का ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो? 9 10 और 11। तो मेरा 10th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मेरा 10th नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो मेरा मीडियन क्लास कौन सा होगा? क्लास किसको बोलते हैं? इस क्या आया, दिस वन इज माय मीडियन क्लास, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का मीडियन क्लास है, ठीक है, ये हम लोग का मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास समझ में आया कैसे करके निकालना है, ठीक है। ये हम लोग का मीडियन क्लास होता है 19.5 से 29.5, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम दिखा देते हैं क्या लिखे हैं, जिसको लिखना है लिखो। यहां तक कोई डाउट है? कुछ भी नहीं, चलो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हम लोगों ने मीडियन क्लास ढूंढ लिया। मीडियन क्लास हम लोग का कौन सा आया? मीडियन क्लास हम लोग का आया है ये वाला 19.5 से 29.5, ये वाला 19.5 से 29.5, ये हम लोग का मीडियन क्लास आया, ठीक है। अब तुम लोगों से एक एक डेटा पूछते हैं। बोल रहा है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास है, इसका लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है? ये जो मीडियन क्लास है इसका लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है? ये दोनों में लोअर और अपर कौन सा है? देखो ये दोनों का, इन दोनों में वैल्यू कौन सा कम है, वही लोअर क्लास बाउंड्री है। जो वैल्यू ज्यादा है वो अपर क्लास बाउंड्री है। बोलो कौन सा लोअर क्लास बाउंड्री है, कौन सा अपर क्लास बाउंड्री है? 19.5 और अपर टर्म 29.5। लोअर क्लास बाउंड्री है 19.5 और अपर क्लास बाउंड्री है 29.5। ये है लोअर क्लास बाउंड्री, ये है अपर क्लास बाउंड्री, बट हम लोग को लोअर ही चाहिए तो हम लोग लोअर लिख लेते हैं 19.5। तो लोअर क्लास बाउंड्री हो गया मेरा 19.5, ठीक है। इसको L1 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 19.5, ठीक है। फिर मुझे क्या चेक करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मुझे अगर एफ चाहिए, एफ मुझे फॉर्मूले में कहा चाहिए? यहाँ। तो मुझे फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास मेरा कौन सा है? ये वाला। इसका फ्रीक्वेंसी कौन सा है? बोलो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन सा है? देखो इसमें ही दिख रहा है, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 3। इस क्लास का फ्रीक्वेंसी है 3, ठीक है। 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, ठीक है। इस क्लास का फ्रीक्वेंसी यहाँ भी लिख दिया मैंने 3। फिर मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है? अब यहाँ पर क्लास लेंथ भी लिखा है, क्लास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा, मुझे क्लास लेंथ पता करना है मीडियन क्लास का। अच्छा, क्लास लेंथ कैसे निकलता है?
क्लास मैम लेंथ निकलता है 29.5 से अपर अगर क्लास 19.5 बाउंड्री माइनस, माइनस लोअर क्लास बाउंड्री करने से। হ্যাঁ ম্যাম बोलो ওটাই বলছিলাম যে ইউসিবি মানে আপার ক্লাস থেকে লোয়ার ক্লাস মাইনাস করলে ক্লাস লেন্থটা বেরোবে। হ্যাঁ হ্যাঁ কত হচ্ছে বলো, এই তো দেখেই তো বলা যাবে 29.5 और 10 19.5। हाँ तो 10 ये तो दिख रहा है ना हम लोग को। देखो क्लास लेंथ ऑफ कौन से क्लास का निकालना है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पता है, इसका क्लास लेंथ निकालना है। क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे, अपर क्लास और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। तो ये मेरा कौन सा है, लोअर क्लास बाउंड्री, ये मेरा कौन सा है, अपर क्लास बाउंड्री। देखो मैंने दोबारा से सारी चीज बोल दी है, तो यहाँ पर 10 आएगा। लेकिन तुम लोग को ये सारी चीजों को याद करके करना है, इसीलिए हम पार्ट पार्ट करवा रहे हैं। तुम लोग को खुद से याद करना पड़ेगा ना एग्जाम में, फॉर्मूला भी याद करना है एज वेल एज लिखना भी है सही सही, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, मुझे सी मिल गया। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, बोल रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, उस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए जो जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास है, ठीक है। मीडियन क्लास का जस्ट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहला, ये रहा मीडियन क्लास, इसका प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलो कौन सा है। तो मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, बिफोर, और सक्सीडिंग मतलब आफ्टर। तो बिफोर, जस्ट बिफोर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अरे इसका मैम 8। कॉलम देख के 8, तो फिर कॉलम देख के बोलो, तो यहां पर हो जाएगा 8। अब इसको यहां पर करेंगे पुट, ठीक है। तो 19.5 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10, ठीक है। अब 19.5 प्लस 10 माइनस 8 2/3 इंटू 10, ठीक है। अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा 19.5 प्लस 20/3। देखो ये सब ना कैलकुलेटर में ही हो जाता है। 20/3 ये कुछ 6.66 आ रहा है, 20/3 6.66 प्लस 19.5 डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लो, तो आंसर कितना आ गया 26.166, ठीक है। 166 यहाँ पर मैंने ऐसे बार लगा दिया, इसका मतलब हो रहा है कि 66 कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से होगा। अब जो लिखना है लिख लो, अब अगर कुछ छूट गया है लिखना है लिख लो। जब हम समझाते हैं ना तो समझाने में क्या होता है ना, फ्लो टूट जाता है। अब अगर कुछ एक दो वर्डिंग्स छूट गया है तो लिख लो फटाफट, नहीं तो क्या होता है ना बीच बीच में बोल लेने से फिर मेरा समझाने में ये हो जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा तुम लोगों को समझा भी देंगे कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बनाया गया है, वो भी हम समझा देंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बता दिया तो समझाएंगे नहीं, हम समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने मीडियन का फॉर्मूला यूज किया, अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर देखो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस चीज को हम तुम लोग को समझाते हैं एक ड्रॉ के थ्रू से, जिसका जरूरत तो एग्जाम पर्पस पे नहीं है लेकिन समझने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से जो भी लिखना है लिखना हो गया है तो हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखो कुछ और लिखना है किसी को, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने ये 4 बॉक्स बना लिए, ठीक है। अच्छा देखो पहला फ्रीक्वेंसी मेरा कहाँ तक जा रहा है 8 तक, ठीक है। और इसमें कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें 8 ऑब्जर्वेशन है। कौन कौन सा, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 ऑब्जर्वेशन है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो ऑब्जर्वेशन कहाँ तक है, उसके बाद 11 तक है। मतलब और कितने ऑब्जर्वेशन लिखने से 11 होगा, अगर ये 8 तक है और मुझे यहाँ पर 11 तक दिखाना है तो मुझे यहाँ कितना लिखना चाहिए, मतलब कितने सारे ऐसे जो है डंडा, डंडा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे कितने सारे लगाने पड़ेंगे मुझे बोल सकते हो। अगर यहाँ 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितना सारा ऐसा स्ट्रोक लगा है, बोलो 11 हो जाएगा, बोलो। मैम 3। हाँ 3, ठीक है। ये 11 हो गया। अच्छा 11 के बाद 15 है, तो बोलो 15 तक अगर मुझे जाना है कितना सारा ऐसे स्ट्रोक लगाए,
12, 13, 14, 15। अरे बचपन में जब हम लोग काउंटिंग सीखते हैं तो हमें इस तरीके से सिखाया जाता है ना, इतने सारे डंडे लगाओ, ठीक है, तो वैसे ही हुआ ना, इसमें कोई नया चीज तो है नहीं। चलो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर 20, तो 20 तक हमें जाना है, तो ये मैंने लिख दिया 20। तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। कौन सा कलर ले, चलो ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, ये जो मेरा 8 है इसका क्लास बाउंड्री कितना तक है, 9.5 से 19.5, मतलब ये एरिया 9.5 से शुरू होता है और 19.5 को खत्म होता है। अब ये जो बाकी 3 ऑब्जर्वेशन है, ये एरिया कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, 19.5 से शुरू होता है, 29.5 से 29.5 में खत्म होता है। मतलब ये जो 8 लोग हैं इनका घर यहां से यहां तक होता है, ये जो बाकी 3 लोग हैं इनका घर यहां से यहां तक है, और ये जो आगे के 4 लोग हैं इनका घर यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, इनके घर का जो है बाउंड्री, ठीक है, जैसे हमारे घर का भी तो बाउंड्री होता है ना कि इतने से इतना हमारा घर है। फिर 39.5 से 49.5 तक जो है बाकी यहाँ पर 5 लोगों का घर है। ठीक है, 49.5। अब मुझे ये पता चल गया है कि मेरा मिडिल वैल्यू कौन सा है, तो मिडिल वैल्यू कौन सा होगा, देखो तुम लोग ऐसे देख के भी बोल सकते हो 1 2 3 4, ये देखो 1 2, अच्छा छोड़ो अभी काउंट नहीं करने से भी चलेगा, हमें पता है कि हम लोग का मीडियन क्लास कौन सा आया था, मीडियन क्लास आया था हम लोग का n/2 यानी कि 10 आया था। ठीक है, 10 आया था, तो 10 मतलब कौन सा वैल्यू होगा, 1, यहाँ 8 है, 9 10, मतलब ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू जो है, ये मुझे पता है ये मेरा मिडिल वैल्यू होगा, ये मेरा मिडिल वैल्यू होगा। ठीक है, ये मेरा मिडिल वैल्यू होगा, लेकिन इसका वैल्यू है कितना, ये तो मेरा मिडिल वैल्यू होगा, मुझे पता है ये जो येलो वाला जो स्ट्रोक है, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा हम लोग कैसे पता करेंगे। देखो अब इनका बाउंड्री कितना है, 19.5 से 29.5 तक के अंदर है। ठीक है, तो इनके बाउंड्री में चेंजेस कितने का है, देखो चेंजेस कितने का है, 29.5 से 19.5 में चेंजेस हो जाता है 10 का, पॉजिटिव 10 का। ठीक है, यहाँ पर 19.5 से 29.5 तक का एरिया में पहुंचने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव चेंजेस 10। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही यहां से यहां पहुंचे, ऑब्जर्वेशंस कितने हमें मिले। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने ये बाउंड्री यहां से यहां तक गए तो कितना ऑब्जर्वेशन मिला, 3, सोचो 3 ऑब्जर्वेशंस मिला। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा ऐड होने पे हमारा चेंजेस होता है 10। ठीक है, मेरा देखो तुम लोग को लॉजिकली समझा रहे क्यों फॉर्मूला ऐसा हुआ, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम लोगों ने अपना बाउंड्री को 19.5 से स्प्रेड करके 29.5 तक लेके चले गए, मतलब +10 कर दिया, तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना इंक्रीज हुआ, 3। ठीक है, तो अगर 3 ऑब्जर्वेशन में चेंजेस 10 है तो पर ऑब्जर्वेशन में चेंजेस कितना है, पर ऑब्जर्वेशन में चेंजेस कितना है, बोल सकते हो, बोल तो सकते हो, लेकिन ट्राई करके देखो, पॉजिटिवली ट्राई करके देखो, क्योंकि तुम लोग कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो देखो ये सब हम जो है 1 2 का चीज ही पूछ रहे हैं। मैंने बोला कि अगर मेरा टोटल 10 का चेंजेस होता है बाउंड्री को 19.5 से 29.5 तक लेके जाने में, और इसमें मुझे 3 ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 के चेंजेस में 3 ऑब्जर्वेशंस मिला, तो एक एक ऑब्जर्वेशंस का चेंजेस वैल्यू कितना होगा, 3 ऑब्जर्वेशन का चेंजेस वैल्यू 10, तो एक एक 3.33, 10/3 करोगे तो पता चल जाएगा 3.333 ऐसे करके चलेगा, ये देखो 10/3। ठीक है, 10.33 ऐसे करके चलेगा, मतलब एक एक ऑब्जर्वेशन का चेंजेस हम लोग का कितना हो जाएगा, 3.333 करके। ठीक है, अब मुझे कहां तक का चेंजेस पता करना है, पता है मुझे, तो ये पता चल गया कि एक एक ऑब्जर्वेशन में चेंजेस कितना है, तो मुझे यहां तक आना पड़ेगा, यहां तक चेंज होते होते वैल्यू कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, देखो सिंपल सा तरीका है, 19.5 जो है इसमें हम लोग जो है कितना ऐड करेंगे, कितने बार, देखो 19.5 से 29.5 तक आने के लिए 3 ऑब्जर्वेशन अपने आप को कितने कितने वैल्यू से चेंज किया है, 3.33 से, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं 19.5 में जब मैंने 3.33 ऐड किया तो मुझे फर्स्ट ये
येलो वाला स्ट्रोक मिला, ठीक है, मुझे फर्स्ट ये येलो वाला स्ट्रोक मिला, तो इसका वैल्यू कितना हुआ होगा बोलो, इसका वैल्यू ऐड करके मुझे बता सकते हो कितना होगा? 19.5 प्लस 3.33, ठीक है, तो 22.83, ठीक है, ये मुझे फर्स्ट येलो वाला चेंजेस मिला। और मुझे चाहिए ये सेकंड येलो वाला चेंजेस, जो कि मुझे ये बताएगा कि इसका वैल्यू कितना है, वही तो मुझे ढूंढना है। तो सेकंड येलो वाले चेंजेस को पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 19.5 में 2 बार 3.33 ऐड करना पड़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि 22.83 जो मेरा ये वाले येलो वाले स्ट्रोक का वैल्यू है, इसमें अगर हम 3.33 और ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि पर चेंजेस मैंने इतना ही निकाला है, 26.16 आ गया, ठीक है, ये वाले का वैल्यू। तो देखो यही आंसर आया था 26.166, ठीक है, तो इतना सा ही बात है, लेकिन इसको क्या किया है, फॉर्मूले से बना दिया है, ठीक है। तो तुम लोग को तो फॉर्मूला याद रखना है, अब एग्जाम में जाके ये सब तो ड्रॉ करोगे नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा बात था, मुझे पहले पता करना पड़ेगा मेरा मिडिल वैल्यू कौन सा आ रहा है, तो मुझे इस पे इसका मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? जब मेरा बाउंड्री यहां से यहां तक चेंज हो गया तो टोटल 10 चेंज हुआ, 10 चेंज पे 3 ऑब्जर्वेशन है, तो पर ऑब्जर्वेशन में चेंजेस इतने हुए। तो पहले वाले ऑब्जर्वेशन में चेंजेस कितना हुआ, ये प्लस 3.33, तो पहला मिलेगा। फिर जो वैल्यू आया उसमें अगेन 3.33 करोगे तो ये मिलेगा, फिर उसमें अगेन 3.33 करोगे ये मिलेगा, ऐसे करने से फिर ये 29.5, फिर इसमें आगे जाके इसका चेंजेस देखना पड़ेगा कि पर ऑब्जर्वेशन का चेंजेस क्या है, ऐसे करके जो है पहले रिसर्च किया गया होगा, उसके बाद ही ये फॉर्मूला बना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। ये तुम लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लॉजिकली बता दिए कि कैसे फॉर्मूला बनाए, तुम लोग को ये याद रखना पड़ेगा, इसी से तुम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, ठीक है। ये लिखे हो तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखे हो तो भी ठीक है, किसी को इंटरेस्ट है तो जरूर लिखो। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। जैसे कि मैंने लास्ट दिन भी बोला था कि प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों का, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी, इफ y इक्वल a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये क्या है, y इक्वल a प्लस बी एक्स, ये जनरल इक्वेशन का फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन का नाम कभी सुने हो तो ये जनरल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पर x a और b कांस्टेंट होता है, x जो है वेरी करता है, ठीक है। अभी इतना ही ठीक है तुम लोग को पता करने के लिए। नेक्स्ट लिखो, देन मीडियन ऑफ y इक्वल टू a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ x होना चाहिए, मीडियन ऑफ x होता है, ठीक है। और सेकेंड लिखो, चेंजेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब प्लस या माइनस करना, बता देते हैं, एंड स्केल इनटू या फिर डिवाइड करना, बोथ अफेक्ट मीडियन, ठीक है। तो देखो मीडियन को इफेक्ट करता है ओरिजिन चेंज, स्केल चेंज, दोनों ही, मतलब जस्ट लाइक जो है एरिथमेटिक मीन के तरह, ठीक है। तो हम एक बार तुम लोग को जो लास्ट दिन हम लोगों ने किया था वो बताते हैं, ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज क्या होता है वो एक बार याद दिला देते हैं, ठीक है। अगर यहां तक हो गया है तो हम बताते हैं, देखो ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज कैसे होता है, लिख लो फिर बताते हैं। देखो लास्ट दिन मैंने तुम लोग को ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज बताया था, यहाँ पर ये देखो, मैंने बोला था कि ओरिजिनल डेटा है एक्स का वैल्यू इतना, ठीक है। इसमें अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, एनी वैल्यू अपने मन से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन चेंज, ठीक है। और अगर हम लोग ये ओरिजिनल डेटा में कोई भी वैल्यू इनटू या डिवाइड करते, कोई भी, मैंने यहाँ पर 2 लिखा है तो तुम लोग को भी 2 लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया था, तो उसको बोलते हैं स्केल चेंज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्केल ओरिजिन दोनों को कंबाइनली दिखाया था, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या आया था, इम्पैक्ट ये आया था कि अगर तुम लोग देखोगे
कि इसका एवरेज कैसे करेंगे, टोटल आया था 40 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 था, तो आंसर कितना आया था 10, ठीक है। और यहाँ पर चेंज करने के बाद टोटल आया था 40, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 ही था, तो मेरा आंसर आया था 12। तो दोनों पे फर्क कितना था एवरेज का, देखो ओरिजिनल डेटा का एवरेज 10 आया था, चेंज करने के बाद डेटा का एवरेज 12 आया था। तो इसको हम लोगों ने चेंज कैसे किया था, +2 करके। तो हम लोगों ने देखा था कि ओरिजिनल डेटा जितने से चेंज हो रहा है, जैसे चेंज हो रहा है, ओरिजिनल डेटा +2 से चेंज हो रहा है, तो एवरेज भी +2 से ही चेंज होगा। ये देखो ओरिजिनल एवरेज 10 था और जो चेंज एवरेज है वो +2 होके 12 हो गया। ये होता है, इसको बोलते हैं ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज का इम्पैक्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज का इम्पैक्ट। सेम तरीके से यहाँ पर देखो ओरिजिन चेंज में माइनस किया था मैंने, ठीक है, तो माइनस किया था, तो देखो ओरिजिनली मेरा एवरेज 10 आया था और चेंज होने के बाद जो एवरेज आया वो 5 आया। क्यों? क्योंकि मैंने ओरिजिनल डेटा में -5 किया था। तो जब आंसर निकालोगे तो ऑटोमेटिकली देखना कि ओरिजिनल एवरेज 5 से कम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इंटू 2 किया था ओरिजिनल डेटा पे, तो ओरिजिनल एवरेज में इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 इंटू 2, यहाँ पर मैंने ओरिजिनल डेटा को डिवाइडेड बाई 2 किया था, तो यहाँ पर 10/2 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया था, देखो एक बार ओरिजिनल डेटा को मैंने यहाँ पर इंटू भी किया था और प्लस भी किया था, तो 2 × x + 3 मतलब 2 × ओरिजिनल एवरेज +3 करने से जितना होता है, यानी कि 23 मेरा चेंज्ड एवरेज का वैल्यू होता है। तो इसको बोलते हैं कि इम्पैक्टफुल हो रहा है। अगर ओरिजिन और स्केल चेंज करते हैं, चाहे वो प्लस माइनस के थ्रू से करें या फिर इंटू डिवाइड थ्रू से कर रहे हैं, स्केल चेंज ये ले लो या दोनों मिक्स्ड अप करके क्यों ना ले लो, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हम जो बोल रहे थे कि यहाँ पर देखो चेंजेस कैसे हो रहा है, ओरिजिन और स्केल चेंज पे इम्पैक्टफुल हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ओरिजिन और स्केल चेंज पे इम्पैक्टफुल हो रहा है, उसको हम लोगों ने एट लास्ट क्या फॉर्मूला निकाला था कि y बार जो भी होगा, ठीक है, मतलब ओरिजिनल डेटा का एवरेज, अगर मुझे चेंज डेटा का एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये y + bx बार, बार का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन में एवरेज को हम लोग बार से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा अब देखो, चलो एडमिट हो गया, चलो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, मीडियन में भी मैंने सेम ऐसा ही लिखा है कि मीडियन भी मेरा ओरिजिन चेंज और स्केल चेंज में इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा कि कैसे करके हमें इसका यूज करना। मान लो ऐसे दिया हुआ है, गिवन 2x - 5y = 10 if x median = 16, देन मीडियन y = कितना होगा। मतलब मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने बोला कि 2x - 5y = 10, ये क्या दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अगर x मीडियन मतलब मीडियन वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वेशन x अगर 16 है तो मीडियन वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वेशंस y क्या होगा, ये मुझे निकालना है। मतलब x एक ऑब्जर्वेशन था, कैसा ऑब्जर्वेशन था, जैसे कि देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे देखो ये तुम लोग को ऑब्जर्वेशन मैंने आज स्टार्टिंग में दिया ना, ये x है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसी का अगर हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, चेंज करके हम लोगों ने x को कैसे बनाया है, ऐसे बनाया, हमारा जो x ऑब्जर्वेशन था उसको हम लोगों ने चेंज करके ऐसे बना दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, देखो ये x को मैंने चेंज करके ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो ये चीज वही है कि x एक ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन था जिसको चेंज करके हम लोगों ने ऐसे बना दिया है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि अगर x का मीडियन वैल्यू 16 है तो y का मीडियन वैल्यू क्या होगा, यानी स्केल चेंज ओरिजिन चेंज दोनों के इम्पैक्ट के बाद मीडियन वैल्यू कितना आएगा, जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन का वैल्यू निकाला था। तो सबसे पहला टास्क तुम लोग का क्या होना चाहिए, तुम लोग को
y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये फॉर्मेट लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब चेंज करते हैं डेटा को तो उसको y से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क तुम लोग का ये होगा, इसको तुम लोग को y के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाओगे, ये इधर रह जाएगा 10 माइनस 2x, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाई -5 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में -2 डिवाइडेड बाई -5 इंटू x, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो ये चेंज करने आता है ना तुम लोग को, ये इधर रह गया, ये इधर जब गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर y रह गया, ये -5 इधर आ गया। अब तुम लोग चाहो तो यहाँ पर ही माइनस कॉमन लेके कर सकते हो। देखो अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले सकते हो। ये देखो -2 कॉमन ले लिया, x माइनस कितना हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट करके कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया है, फॉर्मेट को सेम रखने के लिए मैंने इस तरीके से किया है, y और ये 10 डिवाइडेड बाय -5, ये -2x डिवाइडेड बाय -5। मैंने यहाँ प्लस क्यों रखा है, क्योंकि मैंने अभी तुम लोग को दिखाया जनरल फॉर्मेट क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मेट को मुझे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में ट्रांसफर करके दिखाना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बता सकते हो, अगर हम y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से कंपेयर करते हैं तो मुझे एक चीज बताओगे कि मेरा a कितना है और b कितना है, मुझे इतना बताओगे। x तो x है, y y है, मुझे इतना बताओगे कि a कितना है और b कितना है, बोलो। कंपेयर करके मुझे बोलोगे a कितना है और b कितना है, बोलो। देखो जिन लोगों ने मैथ्स में इक्वेशन चैप्टर किया है उनको तो बताना ही चाहिए, सभी ने कर लिया है इक्वेशन चैप्टर, सिर्फ एक दो जन को छोड़। मैम ए হবে 10 বাই -5 আর বি ম্যাম বি জিজ্ঞেস করলেন তো এ আর বি। দুটোই ম্যাম তো এ হবে করেছি। 10 বাই -5 আর বি হবে -2 বাই -5। ম্যাম ওটাকে ये तो যদি কাটাকুটি देखने, করি তাহলে 2/5। হ্যাঁ और ये हो जाएगा -2, ठीक है। ये देख के ही कंपेयर कर सकते हैं, y का वैल्यू y है, x का वैल्यू x है, a मतलब ये पूरा, b मतलब ये पूरा, ठीक है, b मतलब ये पूरा। तो मुझे a और b दोनों पता चल गया कि क्या है, कुछ नहीं, जस्ट कंपेयर करके देखना है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालने बोला है, मुझे बोला है कि मीडियन ऑफ y निकालो। चलो मीडियन ऑफ y निकालेंगे, मीडियन ऑफ y। अच्छा y क्या है, y मेरा ये चेंज किया हुआ डेटा है, मैंने ओरिजिनल डेटा को चेंज करके y बना दिया है। तो मैंने क्या क्या चेंज किया है, मैंने देखो चेंज क्या किया है, मैंने x में कुछ मल्टीप्लाई किया है। कितना मल्टीप्लाई किया है, 2/5, ठीक है। मतलब हम इसको थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन अच्छा बना देते हैं। देखो ये ऐसे हो जाएगा ना, इसको हम बोल सकते हैं y इक्वल टू, देयरफॉर इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मेरा जो इक्वेशन में ना -2 प्लस 2/5x, ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है, ओरिजिनल डेटा में 2/5 को मल्टीप्लाई किया है, मैंने ओरिजिनल डेटा में 2/5 को मल्टीप्लाई किया है, मैंने ओरिजिनल डेटा में 2/5 को मल्टीप्लाई किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल चेंज, ठीक है। और ओरिजिनल डेटा में -2 लगाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन चेंज, ठीक है, ओरिजिन चेंज। अब अगर मैंने ओरिजिनल डेटा को इस तरीके से चेंज कर दिया है तो मेरा मीडियन क्योंकि मेरा स्केल और ओरिजिन दोनों चेंज से इफेक्ट होता है, तो जितने से प्लस माइनस होगा और जितने से डिवाइड होगा मेरा ओरिजिनल मीडियन भी उतने से चेंज होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मेरा ये डेटा कितना निकल के आया है, ये डेटा मेरा निकल के आया है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन y इक्वल टू a प्लस b इंटू मीडियन x, ठीक है, मीडियन x। तो देखो a कितना है, मैंने ये निकाला है, तुम लोगों ने बोला -2, सही बोला था, -2, ठीक है। मैंने b भी निकलवा लिया तुम लोगों से 2/5, तो ये हो गया 2/5। अच्छा मेरा ओरिजिनल जो डेटा का मीडियन है वो कितना है, 16 है, ठीक है। मुझे निकालना पड़ेगा मीडियन ऑफ y, तो ऑफ y नहीं लिख के ना हम इसके नीचे y लिखते हैं तो भी चलता है। तो या फिर ऐसे लिख सकते हो y मीडियन, y और इसके नीचे me यानी मीडियन ही होता है। अब ये हो गया 16 इंटू 2, 32/5,
32/5, तो ये कितना आएगा? अब ये देखो कैलकुलेटर पे करेंगे इसको, और हम ओरली नहीं करेंगे। ये हो गया -2, तो ये हो गया 4.4, तो y मीडियन हो जाएगा 4.4। मतलब मेरा ओरिजिनल मीडियन अगर इतना है और मैंने ओरिजिनल डेटा को इतना स्केल चेंज और इतना जो है ओरिजिन चेंज से इंपैक्टफुल किया है, तो मेरा ये चेंजेस भी उतने उतने से ही होगा, ठीक है, उतने उतने से ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो तुम लोग को एवरेज जो एरिथमेटिक मीन है उसमें क्या दिखाया था, देखो अगर ये 23y 10 से 23y, तो ये 10 से 23 कैसे हुआ है? ये चेंजेस जैसे हुआ है ये चेंजेस भी वैसे हुआ है। मतलब ओरिजिनल डेटा में 2 मल्टीप्लाई पहले, ठीक है, और फिर 3 ऐड। तो यहाँ पर मुझे निकालना है सीधा एवरेज का वैल्यू, मुझे डेटा का चेंज नहीं दिखाना है, तो एवरेज का वैल्यू निकालना है। तो ओरिजिनल एवरेज को यहाँ पुट कर देंगे, तो 20 + 3 यानी 23। तो ये चेंजेस ले लो और ओरिजिनल एवरेज ले लो, तो फिर चेंज डेटा का एवरेज पता चल जाएगा। तो सेम कंसेप्ट में ओरिजिनल डेटा का मीडियन ले लो और चेंजेस को ले लो, तो फिर चेंज डेटा का मीडियन मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं कि मीडियन जो है वो ओरिजिन और स्केल चेंज पे इंपैक्टफुल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंपैक्टफुल होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, लगभग हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने इक्वेशन को ये जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेना है, y = a + bx। देन कंपेयर करके हमें a और b को कर लेना है फाइंड आउट। देन इसमें फटाफट पुट करो, मीडियन दिया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू लगाओ और आंसर निकाल लो। तो क्या हमेशा यही पूछेगा? जरूरी नहीं है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये दे दिया है तो ये पूछ लेगा, लेकिन फॉर्मूला तो सेम यूज करना है तुम लोग को। और फॉर्मूले का लॉजिक भी मैंने बताया, देखो बिना लॉजिक के इतने सारे थियोरिटिकल चीज कभी याद नहीं रख सकते हम लोग, है ना, तो थोड़ा तो समझना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखवाते हैं। देखो 3rd नंबर, प्रॉपर्टीज का 3rd नंबर पॉइंट, सम ऑफ observations, sorry, sum of absolute deviation, sum of absolute deviation is minimum when deviation are taken from middle और median। समझाते हैं, ऐसे पढ़ के कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन है ये भी प्रॉपर्टी, लेकिन हम समझाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखो यहाँ पर x का एक सीरीज लिखेंगे। सपोज मैंने x का वैल्यू लिख लिया 2, 6, 8, 10 और 14, ठीक है। अच्छा, मुझे बोलो कि इसमें मीडियन कौन सा है, मुझे पहले ये बताओ कि इसमें मीडियन कौन सा है। मैंने अरेंज करके ही दिया है, तुम लोग को अरेंज नहीं करना पड़ेगा। मुझे फटाफट से बताओ मीडियन वैल्यू कौन सा है। 8 मैम, 8 मीडियन वैल्यू है 8, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, बोला है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। अच्छा, हम एक एक चीज का मतलब समझाते हैं। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, गैप, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस या गैप। मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। फिर उसका एब्सोल्यूट करना है, उसको एब्सोल्यूट करना है। अब एब्सोल्यूट करने का मतलब बताते हैं, मैथ्स में एब्सोल्यूट करने का मतलब क्या होता है। मुझे निकालना है डेविएशन, फिर उसका करना है एब्सोल्यूट, फिर उसका करना है टोटल, ठीक है। लेकिन किसका डिफरेंस निकाले, बोल रहा है कि डिफरेंस हमेशा मिनिमम होगा व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मिडिल और मीडियन वैल्यू, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सभी ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन निकालना है। देखो हम बताते हैं, पहले मुझे सभी ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकालना है उसके मिडिल वैल्यू से। पहले हम निकालते हैं, तो x माइनस मीडियन, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर x माइनस मीडियन करेंगे तो पहला डेटा मुझे क्या लिखना पड़ेगा। आंसर मत बताओ, पहले मुझे डेटा के हिसाब से बताओ। तो पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 - 8, है ना। ये देखो x कितना है 2, मीडियन कितना है, तुम लोगों ने तो बोला 8। फिर 6 - 8, उसके बाद 8 - 8, उसके बाद 10 - 8, उसके बाद 14 - 8। तो मैंने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन निकाला। अब एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है
कि जो भी डिफरेंसेस आ रहा है उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे 2 - 8 करने से कितना आता है, बोल सकते हो? 2 - 8 करने से कितना आता है? 6. नहीं, 6 नहीं आता। मैं -6 बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, -6 बोला, चलो तब ठीक है। देखो -6 आता है, लेकिन मैंने अभी अभी बोला कि -6 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट डेविएशन चाहिए। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आंसर मेरा 6 रहे लेकिन -6 ना हो। मुझे -6 नहीं रखना है, तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा डेविएशन, डिफरेंस का एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसमें लगा देते हैं ऐसे दो लंबे लंबे लाइन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं मॉड, ठीक है। ये जो दो लंबा लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड मैथ में, ठीक है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो करने से मेरा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आता है, जिससे आउट होने से, ठीक है। तो ये सब जगह पे मॉड लगाएंगे। रीजन क्या है? रीजन मुझे प्रॉपर्टी बोल रहा है, मुझे एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो 6 - 8 कितना आएगा? 8 - 8 कितना आएगा? 10 - 8 कितना आएगा? 14 - 8 कितना आएगा? 6 - 8 कितना आ जाएगा? बोलो। -6. -6, 6 - 8 मैम तो 6 -8 -2. माइनस तो नहीं होगा ना। वही तो मैंने सिखाया कि अगर हम मॉड लगा देते हैं तो मेरा माइनस नहीं, माइनस का आंसर भी प्लस आएगा। मैंने वही दिखाया ना कि मुझे माइनस, अगर मुझे माइनस ही रखना है तो मुझे मॉड का जरूरत नहीं होता। मॉड लगाने से इसमें से जो भी आउट होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या ना हो। तो 6 - 8 कितना होगा? 2. 2। 8 - 8 0 हो जाएगा। 10 - 8 तो वैसे भी 2 होता है, वैसे भी 2 होगा। 14 - 8 कितना हो जाएगा? 6। मतलब बेसिकली मॉड लगाने से ये मेरा जो -6 था ये प्लस हो गया, ये मेरा जो -2 था ये प्लस हो गया, बाकी तो वैसे भी पॉजिटिव है। मैंने निकाल लिया एब्सोल्यूट डेविएशन। अब इसका मुझे करना है सम, ठीक है। सम तो करो, इसका सम करके बताओ कितना होगा। मतलब समेशन का साइन ये होता है स्टैटिस्टिक्स में, x माइनस मीडियन। बोलो कितना होगा टोटल करने से? 6 + 16. 16, अच्छा 16 होगा। अब मुझे यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, मैंने निकाल लिया, ठीक है। मैंने क्या निकाल लिया? सम निकाल लिया एब्सोल्यूट डेविएशन का। ये मिनिमम होता है जब डेविएशन को कैलकुलेट, मतलब डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है मिडिल वैल्यू से। बाकी किसी केस में नहीं होगा, बाकी किसी केस में नहीं होगा। मतलब देखो, अब हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग निकालो x माइनस 10। 10 मैंने कहां से लिया? यहां से लिया। देखो मिडिल वैल्यू ये वाला है, इसके अलावा बाकी कोई भी डेटा तुम लोग लेके देखो और सेम प्रोसेस में चलो, वो वैल्यू 16 से ज्यादा ही आएगा। मतलब यहाँ पर x - 10 कर दिया, इसका भी मुझे एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। तो पहला क्या होगा? 2 - 10, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा 6 - 10, थर्ड हो जाएगा 8 - 10, फोर्थ हो जाएगा 10 - 10, फिफ्थ हो जाएगा 14 - 10, ठीक है। तो मुझे बोलो कितना कितना वैल्यू निकल के आ रहा है? 2 - 10, 6 - 10, 8 - 10, 10 - 10, 14 - 10। बोलो कितना निकल के आ रहा है? बोलो बोलो। 0 मैम 4। 84204. हाँ, अब इसका ऐड लगाओ, एडिशन करो इसका। 18. 18, ठीक है। तो मोर देन 16 होगा ही होगा। अगर 8 के अलावा किसी और से डेविएशन निकालोगे तो वो ऑलवेज जो है मोर देन 16 होगा, ठीक है। देखो मैंने सबसे बड़ा वाला वैल्यू, तुम लोग अगर 14 भी लोगे ना तो तुम लोग का आंसर 16 से ज्यादा ही आएगा। मैंने एक दिखा दिया, तुम लोग और भी ट्राई करके देख सकते हो। तो ये मैंने क्यों किया? बिकॉज ये प्रॉपर्टी तुम लोग समझ पाओ। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि मीडियन के केस में अगर हम लोग गिवन सीरीज का डेविएशन यानी कि डिफरेंस, स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन यानी कि डिफरेंस, अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन का उसके मिडिल वैल्यू से, और कोई ऐसा वैसा डिफरेंस नहीं, एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब बाय यूजिंग द मॉड, मॉड यूज करने से हम लोग का डेटा पॉजिटिव हो जाएगा। हमें कोई नेगेटिव डेटा नहीं चाहिए। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है हमें कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। तो जो भी आंसर निकल के आएगा, ठीक है, जो भी आंसर हम लोग का निकल के आएगा
एडिशन होने के बाद वो डेविएशंस का वो ऑलवेज मिनिमम होगा, बाकी किसी भी वैल्यू से, उस गिवन सीरीज के किसी भी वैल्यू से तुम लोग निकाल के देख सकते हो घर पे, जैसे कि x-2 करके देख सकते हो, ठीक है, x-6 करके देख सकते हो, x-10 तो मैंने दिखा दिया, 14 करके देख सकते हो। सभी का आंसर जो है 16 से एक्सेस आएगा, मोर देन 16 जरूर आएगा ही आएगा, जैसे ये 18 आया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मिडिल वैल्यू से लिया गया डेविएशन का सम सबसे मिनिमम होता है, ये तुम लोग को याद रखना है, सबसे मिनिमम होता है, ठीक है। अच्छा, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू कितने सारे होते हैं? पार्टीशन वैल्यू 4 टाइप का होता है, ठीक है। पहला हम लोगों ने आज पढ़ा मीडियन। मीडियन में हम लोगों ने क्या किया, पार्टीशन ही तो लगाया, ठीक है। कुछ लोगों के बीच में, कुछ डेटा के बीच में पार्टीशन लगाया। और क्या हो सकता है, क्वार्टाइल, और क्या हो सकता है, डिसाइल, और एक होता है परसेंटाइल, और होता है परसेंटाइल, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या है? पार्टीशन वैल्यू का अगर एक लाइन में मतलब बताए तो इसका मतलब होता है द वैल्यू विच स्प्लिट द होल ऑब्जर्वेशन इन पार्ट। पार्टीशन वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो पूरे ऑब्जर्वेशन को कुछ पार्ट्स में स्प्लिट करेगा। जैसे मीडियन कैसे स्प्लिट करेगा हम लोगों ने पढ़ा है, हम दिखाते, देखो मीडियन कैसे स्प्लिट करेगा। मीडियन 2 इक्वल पार्ट में, तभी तो मीडियन होता है। मतलब अगर ऐसा एक लाइन है, इसको मुझे कट करना है मिडिल से, कट कर दिया, इधर हाफ, इधर हाफ दिखेगा, इधर जितना दिखेगा इधर भी उतना ही दिखेगा। हो सकता है कि मेरा एकदम एग्जैक्ट बराबर ना हो, लेकिन बात तो वही है। और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन वैल्यू। ये जो रेड कलर का जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन वैल्यू। तो मीडियन वैल्यू, नंबर ऑफ मीडियन वैल्यू कितना हुआ, 1। मतलब अगर हम लोग कोई भी डेटा को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें एक ही मीडियन वैल्यू मिलेगा, ठीक है, एक ही मीडियन वैल्यू मिलेगा। अच्छा, अब देखो हम लिख रहे हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है पता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्वार्टर जो लैंग्वेज है उसका मतलब ही होता है 4 पार्ट्स, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब हम ये एक लाइन लगाते हैं, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मुझे बोलो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे कितने सारे ऐसे रेड कलर के लाइन लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है। क्यों, देखो 3 लगाने से ही मुझे 4 इक्वल पार्ट्स मिल गया। पहला पार्ट यहां से यहां, सेकेंड यहां से यहां, थर्ड यहां से यहां, एंड फोर्थ यहां से यहां, ठीक है। तो ये देखो मुझे यहाँ जैसे 2 पार्ट्स मिला था, यहाँ 1 2 3 4 पार्ट्स मिल गया, ठीक है। और ये जो क्वार्टाइल, जैसे इसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल 1, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल 2, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल 3, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 3 कट चाहिए, ठीक है। जैसे मिडिल में 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमेशा किसी भी चीज में एक कट चाहिए होगा। जैसे मान लो एक केक है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच से काटोगे, हो जाएगा। अगर 4 जन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे पिज्जा वगैरह रहता है, तो 4 पार्ट्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4 कट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 कट लगाना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली 4 पीसेस अगर चाहिए तो ये देखो लाइन के केस में 3 कट में हो जाएगा, सर्कल का बात अलग है, लाइन के केस में 3 कट से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग क्वार्टाइल के बाद देखो डिसाइल, डिसाइल में क्या होगा, 10 इक्वल पार्ट्स। ये जो डिसाइल है इसका मतलब ही होता है 10, ठीक है। डिसाइल का मतलब ही 10 होता है, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो कैसे दिखेगा वो पार्ट्स,
तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये देखो मेरे कितने सारे इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे कट कितने सारे लगाने पड़े, एक कट D1 डिसाइल 1 डिसाइल 2 डिसाइल 3 डिसाइल 4 डिसाइल 5 डिसाइल 6 डिसाइल 7 डिसाइल 8 डिसाइल 9 डिसाइल 10 लिखने का जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 10 तो यहाँ पर आएगा। मुझे अगर 10th नंबर कट लगाना ही है तो वो तो यहाँ पर आएगा, जो मुझे और कोई देगा ही नहीं पोर्शन। मुझे तो 10 इक्वल पार्ट्स पहले ही मिल जाता है, ठीक है। तो D9 तक होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, डिसाइल के बाद लिखेंगे परसेंटाइल। इसका मतलब भी समझ लो। परसेंटाइल का मतलब होता है 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। परसेंटाइल का मतलब होता है 100 इक्वल पार्ट्स। अब 100 पार्ट्स तो हम ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये स्टार्ट होगा ऐसे, ये देखो ऐसे स्टार्ट होगा परसेंटाइल P1 P2 P3 ऐसे करके। मुझे बोल सकते हो लास्ट कट का वैल्यू कितना होगा। जैसे ये D1 से शुरू हुआ D9 पे खत्म हुआ, तो ये P1 से शुरू होगा, खत्म कहाँ पर होगा, 99 P99 P99 में कंप्लीट करेगा अपने आप को, ठीक है। तो 99 कट्स लगाने पड़ेंगे अगर मुझे किसी भी स्ट्रेट लाइन को इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसका एक समरी लिखवा देते हैं। देखो, नेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू और वैल्यू। अच्छा, पहला नाम मीडियन, सेकेंड नाम क्वार्टाइल, थर्ड है डिसाइल और फोर्थ है परसेंटाइल, ठीक है। पहले ये 4 नाम लिख लो, मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, ठीक है। अब मुझे बोलो कि जब हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन को यानी एक स्ट्रेट लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी अभी सिखाया है, बोलो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये तो इधर एक इधर एक, 2, ठीक है। अच्छा, जब क्वार्टाइल करते हैं, क्वार्टाइल फाइंड आउट करते हैं तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये देखो, बोलो कितने इक्वल पार्ट्स में, ये तो लिखा हुआ 4। जब डिसाइल निकालेंगे तो कितने इक्वल पार्ट्स में, 10। जब परसेंटाइल निकालेंगे तो 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। अब मुझे बोलो, जब हम लोग किसी भी एक ऑब्जर्वेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पार्टीशन वैल्यू कितना सारा होता है, नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू। मतलब यहाँ पर पार्टीशन वैल्यू यानी जो रेड कलर से लाइन लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर कैसे बनाते हैं, वैसे ही हो गया ना, इनमें बॉर्डर लगा दिया, ठीक है, पार्टीशन कर दिया भाई, तुम अलग तुम अलग, पार्टीशन वैल्यू। तो ये जो पार्टीशन वैल्यू है, कितने सारे पार्टीशन वैल्यू है, पहले वाले केस में कितने सारे पार्टीशन वैल्यू है, बोलो। 1 होगा, पार्टीशन वैल्यू 1 है। क्वार्टाइल में कितने सारे पार्टीशन वैल्यू, ये ड्रॉ মানে ইকুয়াল পার্টস দুটো হবে পার্টিশন ভ্যালু 1 ওটা তো জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি, নাম্বার অফ ইকুয়াল পার্টস কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমরা এখন পার্টিশন ভ্যালুটাই করছি। তো পার্টিশন ভ্যালুটাই বলে। क्वार्टाइल में बोलो कितने सारे पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल में 3। ये देखो यहाँ दिख रहा है 1 2 3। डिसाइल में कितने सारे पार्टीशन वैल्यू है, मतलब कट कितने सारे, हाँ 9। और 100 में कितने सारे पार्टीशन वैल्यू होंगे, 99। ये नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज पूछ रहा है। अब वैल्यूज का नाम क्या है, यहाँ पर
मीडियन में जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम लोग मीडियन ही बोलते हैं, ठीक है। मीडियन में जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, उसको हम लोग ME से डिनोट कर सकते हैं। जो क्वार्टाइल निकल के आता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, Q1 इनका नाम है, Q1 Q2 Q3, ठीक है। Q4 नहीं होता है, क्यों नहीं होता है समझ लो, Q4 क्यों नहीं होता है। जब हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे तो ना होगा Q4, ठीक है। मुझे तो आगे तो कोई सेपरेशन नहीं चाहिए, तो ये मेरा बाउंड्री, तो Q4 का मतलब क्या हो गया पता है, Q1 का मतलब यहाँ शुरू यहाँ खत्म, बात समझो। देखो Q1 का मतलब यहाँ से शुरू होगा यहाँ पर खत्म, दैट इज Q1। Q2 का मतलब यहाँ शुरू यहाँ खत्म, Q3 का मतलब यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म। लेकिन Q4 का मतलब क्या है बोलो, Q4 का मतलब क्या है, Q1 यहाँ से यहाँ तक, Q2 यहाँ से यहाँ तक, Q3 यहाँ से यहाँ तक, और ये Q4 यहाँ से यहाँ तक। लेकिन कट जब यहाँ लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा बता रहे हैं, कट जब यहाँ लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा, कट जब यहाँ लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा। अगर कट हम यहाँ लगाएंगे तो ये तो पूरे डेटा को ही बता देगा, कट अगर यहाँ लगेगा तो ये तो पूरे डेटा को ही बता देगा। तो इसीलिए Q4 का कट का जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी स्ट्रेट लाइन को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे 3 कट से ही काम हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है Q1 Q2 Q3। प्रैक्टिकली भी दिख रहा है, देखो कितने सारे कट चाहिए। अब डिसाइल, डिसाइल का नाम क्या क्या होता है, D1 होगा, D2 होगा एंड डॉट डॉट करके अप टू D9 तक होगा, मतलब D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, मैंने पूरा नहीं लिखा। और परसेंटाइल तो लिख ही नहीं सकते हैं, इतना सारा पॉसिबिलिटीज नहीं है। P1 P2 डॉट डॉट करके P99 तक चलेगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड होने से एक पार्टीशन वैल्यू चाहिए जिसका नाम है मीडियन। अगर मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे 3 लाइन 3 कटिंग चाहिए, तो 3 कटिंग का नाम है Q1 Q2 Q3। अगर मुझे 10 कट्स चाहिए तो फिर 10 इक्वल पार्ट्स चाहिए तो मुझे 9 कट्स लगाने पड़ेंगे जिसका नाम है D1 से लेके D9 तक। परसेंटाइल में मुझे इतने सारे कट लगाने पड़ेंगे, कितने सारे, परसेंटाइल में मुझे अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डेटा चाहिए तो मुझे 99 कट्स लगवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया P1 से लेके P99 तक, ठीक है। अच्छा चलो अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मीडियन वैल्यू तो मैंने सिखाया कैसे निकाला जाता है, इसका मैंने तुम लोग को डिस्क्रीट वेरिएबल भी सिखाया, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिखाया। चलो अब सिखाते हैं कि क्वार्टाइल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, पीडीएफ का 14.18 वाला है, ठीक है। तो पहले ये देखो हम दिखा देते हैं। पता नहीं कहाँ चला गया, छोड़ो हम लिख देते हैं। देखो 50 56 65 75 75 80 82 90 120 और 130 ये गिवन डेटा है जो कि मैंने अरेंज करके ही दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना वो अरेंज करके दिया हुआ नहीं था, तो वही हम क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, देखते हैं मिल जाता है तो ठीक। हाँ मिल गया, देखो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ था कैसे, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ लेबरर्स, कुछ लेबर का हमें वेजेस दिया हुआ है, हमें निकालने बोला है क्वार्टाइल 1, डिसाइल 6 और परसेंटाइल 82, ठीक है। ये तीनों ही निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ था इसको मैंने ना अरेंज कर लिया 82 56 90 ऐसे करके। तो इसमें सबसे छोटा वाला डेटा अरेंज करना है। देखो जैसे हम लोग पार्टीशन वैल्यू में मीडियन निकालना सीखे, तो मीडियन का भी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अरेंज करना। तो इसका भी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अरेंज करना। तो ये जो डेटा है ये हमें अरेंज करके मिला है। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अरेंज करना पड़ेगा, मैंने अरेंज किया है। ये देखो सबसे छोटा डेटा कौन सा है, इसमें 50 है, ये देखो 50 लिख दिया। उसके बाद कौन सा लिखना चाहिए था, 56, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लिख दिया है 56। अच्छा उसके बाद ये देखो, ये तो तुम लोग देख देख के तुम लोग को ढूंढना पड़ेगा, 65, ठीक है। 65 के बाद छोटा डेटा कौन सा आएगा, ये देखो 75 जो कि 2 बार है, ठीक है। अब देखो मैंने एक बार किया है तो मुझे तो जल्दी जल्दी कर पा रहे, तुम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ध्यान से ही देखना है। 80 फिर 82, ठीक है, फिर 90 फिर 120 फिर
130। देखो ये मैंने अरेंज किया हुआ था तो मैंने फटाफट लिख लिया, अभी फिर से करके दिखा दिया। ये देखो 50, 56, 65, 75, 75, 80, 82, 90, 120, 130। ठीक है, ये सभी कोई कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तुम लोग को देख के शॉर्टर टू ग्रेटर में तुम लोग को अरेंज कर देना है। अब पहले निकालने बोला है क्वार्टाइल, कहाँ चला गया, ये रहा, Q1 निकालो। ठीक है, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल है तो उसमें मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है 1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म। समझा देते हैं क्यों ऐसा होता है। देखो मुझे क्या करना है, कैसे लॉजिकली याद रखोगे फॉर्मूला क्या होगा क्वार्टाइल का। तो Q1 है तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आ गया, Q1 है इसीलिए मेरे यहाँ पर फॉर्मूले में आ गया है 1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4। देखो 4 क्यों है डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, पूरे सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, इसीलिए फॉर्मूले में 4 को इन्वॉल्व किया है। पहला क्वार्टाइल इसीलिए 1, अगर सेकंड क्वार्टाइल होता तो 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4 होता, अगर थर्ड क्वार्टाइल होता तो 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4 होता। हम सारे फॉर्मूले लिखवा देंगे एक जगह पे, डोंट वरी। अभी मैंने क्या किया है, पहला क्वेश्चन ले लिया है तो हम एक बार करके दिखा रहे हैं। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला कुछ ऐसे देखने में होगा, तीनों क्वार्टाइल के लिए एक ही जैसा होगा, ओनली चेंजेस यहाँ पर दिखेगा, फर्स्ट है तो 1, सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3, बस और कुछ नहीं। और ये डिवाइडेड बाय 4 कैसे लॉजिकली याद रखोगे, सिंपल सा बात है कि अगर मेरा पूरे सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1 जैसा है वैसा रहेगा, 4 जैसा है क्योंकि ये तो फॉर्मूले में। n का मतलब हम लोगों ने आज मीडियन के केस में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो 10 प्लस 1, ठीक है, तो 10 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 11/4 टर्म। तो 11/4 कितना होता है ये कैलकुलेटर पे निकालें, 2.7 फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो इसको कैसे करके सॉल्व किया जाता है, 2.75 का मतलब, इसके बाद तुम लोग को क्या स्टेप लेना है, तुम लोग को मुझे बताना है कि मेरा सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है, कैसे बताओगे, यहां से काउंट करो, फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके बोलो सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है, बोलो सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना दिख रहा है, यहां से देख के बोलो सेकेंड टर्म में कितना लिखा हुआ है, ये तो सेकेंड टर्म में लिखा हुआ है 56। ठीक है, और यहां पर मुझे क्या करना है 0.75, ये जो बचा हुआ है इनटू करना है मुझे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूले में फॉलो करना है। तो 0.75, थर्ड टर्म कौन सा है मेरा, थर्ड है 65, 65 माइनस 56, तो देखते हैं कितना आता है, 65 माइनस 56, ये आ गया 9 इंटू 0.75, तो ये आ रहा है मेरा 6.75। ठीक है, 6.75 आ गया, और इधर आ रहा है मेरा 56। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे अगर फाइंड आउट करना है मेरा 2.75 टर्म कितना है, तो 2.75 टर्म इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म प्लस 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म का एडिशन, ये मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस मुझे फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म का वैल्यू 56 और थर्ड टर्म का मैंने 6.75 निकाल लिया, तो ये हो गया मेरा 62.75। हम एक बार फिर से बता देते हैं कैसे निकालना है, कोई भी क्वार्टाइल पूछे ओनली चेंजेस यहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1, सेकेंड क्वार्टाइल है तो 2। क्या करना है, पहले हम लोग को n+1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, अगर फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड है तो 2, थर्ड है तो 3 करना है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि काउंट डाउन करके आया 10, तो 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 करके आया 2.75। 2.75 मतलब सेकेंड टर्म और उसके आगे का टर्म, सेकेंड टर्म कौन सा है यहां से देख के पता चला 56। आगे का टर्म निकालने का प्रोसेस क्या है, ये बचे हुए फ्रैक्शनल वैल्यू को लेना है, फिर ये सेकेंड था तो मुझे किन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, थर्ड एंड सेकेंड। अगर ये थर्ड सेकेंड के जगह फोर्थ होता तो मुझे यहाँ लेना पड़ता फिफ्थ माइनस फोर्थ। ठीक है, इस प्रोसेस में चलता। तो ये देखो थर्ड माइनस सेकेंड
सेकेंड, ये जो वैल्यू आ गया, अब ये दोनों वैल्यू को ऐड करने से जो आंसर आएगा वही मेरा क्वार्टाइल 1 का आंसर आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस जो है हम लोग डिसाइल परसेंटाइल के केस में सेम प्रोसेस को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मेरा क्वार्टाइल 1 जो है ये निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे, देखो मुझे क्या बोला है, डिसाइल 6 निकालने के लिए सेम प्रोसेस से निकलेगा। देखो D6 निकालने के लिए बोला है, तो D6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D6 का मतलब डिसाइल का बात हो रहा है। डिसाइल के केस में मुझे पूरे सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो फॉर्मूला को लॉजिकली याद रखोगे तो याद रख पाओगे, n+1/4, दिस इज n+1 डिवाइडेड बाई 10। अब डिसाइल नंबर 6 है तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि यहाँ पर क्वार्टाइल नंबर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ। बाकी तो डेटा मेरा एज इट इज है, तो 6 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 1 डिवाइडेड इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये मेरा आ गया 6.6 टर्म। ठीक है, ये हमेशा फॉर्मूला मुझे टर्म देता है, टर्म का वैल्यू नहीं देता है। अब 6.6 टर्म मतलब मुझे क्या निकालना है, 6.6 टर्म का मतलब मुझे निकालना है 6 टर्म प्लस 0.6 इंटू 6 के बाद क्या आता है, 7th माइनस 6 का डिफरेंस। ठीक है, तो 6 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे 80 है और 7th नंबर पे 82 है, तो 82 माइनस 80। अब वैल्यू निकालते हैं, 0.6 इंटू 2 1.2, तो 81.2, 81.2। सिंपल प्रोसेस जैसे क्वार्टाइल का होगा सेम प्रोसेस फॉर डिसाइल भी होगा। ठीक है, और सेम तरीका हम लोग परसेंटाइल में भी यूज करेंगे। देखो परसेंटाइल कैसे निकलेगा, यहाँ पर मुझे कौन सा परसेंटाइल निकालने बोला है, P ऑफ 82, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऑफ 82। अब बोलो पूरे सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, परसेंटाइल है तो 100 पार्ट्स में, नंबर ऑफ परसेंटाइल कितना है 82, तो 82 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 10th टर्म। ठीक है, अब 82 n का वैल्यू कितना है 10, ये तो मेरा फिक्स्ड है क्योंकि मुझे एक ही क्वेश्चन में तीनों आंसर निकालना है, तो इसीलिए 100th टर्म। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 11 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 82, 9.02 टर्म। ठीक है, इतना नंबर टर्म, तो इतना नंबर टर्म तो हमें डायरेक्टली मिलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या सोल्यूशन दिया गया है, बोला है कि 9th टर्म को ले लो, जो पॉइंट के आगे डेटा आ रहा है उसको ले लो, फ्रैक्शनल डेटा पड़ा हुआ है, फिर इसमें लेना है 9th के आगे वाला, तो 10th माइनस 9th टर्म करके जो आंसर आएगा वही मेरा परसेंटाइल का आंसर होगा। 9th टर्म में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th टर्म में 120 है और 10th में 130 है, चलो 120, 0.02 इंटू 130 था 10th टर्म में, माइनस 129 टर्म में था, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये बन गया, माइनस करने से 10, 0.02 इंटू 10, 0.2 प्लस 120, 120.2 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया परसेंटाइल का। ठीक है, तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो प्रोसेस जो है तीनों के केस में मेरा सेम था, प्रोसेस जो है वो तीनों के केस में मेरा सेम था, बस डिफरेंस इतना था कि मुझे अगर मतलब परसेंटाइल है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, डिसाइल है तो डिवाइडेड बाय 10 होगा, और अगर क्वार्टाइल है तो डिवाइडेड बाय मेरा 4 होगा, और अगर मीडियन होता तो क्या डिवाइडेड बाय 2 होता। हाँ, मीडियन का आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो और जैसे मैंने आज सिखाया वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये डिस्क्रीट वेरिएबल का जो फॉर्मूला है उसका तुम लोग को हम एक समरी लिखवा देते हैं कि अगर मुझे ये डिसाइल परसेंटाइल और क्वार्टाइल को निकालने बोले और वो भी मुझे बोला जाए कि डिस्क्रीट वेरिएबल का, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखो ऐसे बनेगा, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स में मुझे बोला है निकालने के लिए सपोज मीडियन, तो मीडियन का मैंने आज तो तुम लोग को जो फॉर्मूला सिखाया उसका यूज कर ही सकते हो, अदरवाइज तुम लोग ऐसे करके भी कर सकते हो, n+1 मीडियन है तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि एक ही आंसर होता है तो 1 × 2 ये होगा। अच्छा, अगर मुझे बोले क्वार्टाइल,
तो क्वार्टाइल का आंसर कैसे निकालेंगे उसका मैं ऐसे नीचे लिख के दिखाते, क्योंकि 3 है उसमें 3 है। क्वार्टाइल का क्या क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो Q1 का आंसर क्या लिखोगे, सिंपल तरीका, पहले n+1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ भी सेट कर लो n+1 बाई 4, n+1 बाई 4, ठीक है। देखो हम लोग जैसे जितने इजी तरीके से पढ़ेंगे उतना इजीली याद रख पाएंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल इंटू 1, सेकेंड क्वार्टाइल इंटू 2, थर्ड क्वार्टाइल इंटू 3, बस आ जाएगा मेरा क्वार्टाइल का आंसर, Q1 का, Q2 का, Q3 का। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मीडियन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, अब हम लोग डिसाइल, डिसाइल का कैसे निकालेंगे। डिसाइल का इतना सारा लिखना तो पॉसिबल नहीं है, चलो हम कुछ लिख देते हैं, लाइक D1 D2, ठीक है, डॉट डॉट करके D9 तक लिख देते हैं, ठीक है। तो D1 का क्या होगा, देखो डिसाइल का मतलब n+1 बाई 10, n+1 बाई 10, कोई भी डिसाइल निकालो, n+1 बाई 10। अब अगर मेरा फर्स्ट डिसाइल है तो 1 इंटू होगा, सेकेंड है तो 2 इंटू होगा, 9th नंबर है तो 9 इंटू होगा, ठीक है, सिंपल। परसेंटाइल, परसेंटाइल कैसे निकालो, देखो ये अब मेरा अगर देखोगे भी नहीं तो तुम लोग को खुद ही लिख लेना चाहिए परसेंटाइल का कैसे होगा, परसेंटाइल का कैसे होगा, ये देखो परसेंटाइल कैसे बनेगा। तो परसेंटाइल का भी हम 1 और 2 और ये डॉट डॉट करके P99 दिखा देते हैं। देखो परसेंटाइल है तो पहले ये सेट कर लो, n+1 बाई 100, n+1 बाई 100, n+1 बाई 100, ठीक है। यहाँ इंटू लगाओ 1 का, यहाँ इंटू लगाओ 2 का, यहाँ इंटू लगाओ 100 का, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। तो ये मेरा परसेंटाइल का आंसर जो है मैंने यहाँ पर दिखाया, सॉरी फॉर्मूला दिखा दिया, पूरा एक समरी बना लिया याद रखने के लिए। बाकी देखो मेमोरी में तुम लोग को ये चीज याद रखना चाहिए, ठीक है। ये अगर तुम लोग मेमोरी में क्या याद रखना है, देखो n+1 ही बस तुम लोग को याद रखना है। P99 है ওটা 99 হবে না? ओ अच्छा है, ठीक, भूल लिखे दिए थे हमें, सही बात है, सही बात है, मैंने यहाँ गलत लिखा है। देखो तुम लोग अगर देखोगे नहीं तो अगर हम गलत लिखेंगे तो फिर तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे। देखो 99 होगा, मैंने गलत लिखा था, 100 थोड़ी ना होगा, 99 होगा, 99 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब 100 तो लिख नहीं सकते इतना सारा, तो ये हो गया। तो ये हम लोगों ने डिस्क्रीट वेरिएबल का पता कर लिया, ठीक है। और अगर हम लोगों का जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगा तो उसमें कैसे दिखेगा, ये देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी का एक एक लिखवा देते हैं, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला और कुछ नहीं लिख पाएंगे बस। अगर मेरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी हुआ तो कैसे दिखेगा, मतलब कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो पहला क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का हम एक ही दिखा रहे, ठीक है, एक से ही हो जाएगा। क्वार्टाइल का फॉर्मूला जैसे मीडियन का दिखा, L1 प्लस जैसे वहां n/2 था यहाँ n/4 होगा। अगर तुम लोग मीडियन के फॉर्मूले से एक बार कंपेयर करोगे तो देखना जो मीडियन का था वैसा ही मैंने सेम लिखा है, सिर्फ चेंजेस तुम लोग को यहाँ दिखेगा, ये n/4 किया है मैंने, ठीक है, n/4 किया है। अब ये मैंने क्वार्टाइल के लिए निकाला है। अब देखो यहाँ मैंने जो स्टार लगाया है उसका भी लिख देते हैं, फॉर Q1, Q1 के लिए होगा 1 इंटू n/4, ठीक है। और अगर मुझे Q2 के लिए निकालना पड़ा तो 2 इंटू n/4 करना पड़ेगा। और अगर मुझे Q3 के लिए निकालना पड़ा तो मुझे 3 इंटू n/4 करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये स्टार लगा दिया, ठीक है, ये क्वार्टाइल के केस में। अच्छा अब अगर डिसाइल, अब डिसाइल में तो ज्यादा नहीं लिख सकते, एक दो दिखा देंगे। ये देखो डिसाइल का हो जाएगा सेम फॉर्मूला, L1 प्लस n/10 हो जाएगा। बट ये n/10 अपने हिसाब से चेंज होगा, डिपेंड करेगा कौन सा वाला डिसाइल हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये चेंज हम स्टार में यहाँ दिखा देते हैं। अगर मुझे डिसाइल 1 निकालना है तो मेरा 1 इंटू n/10 होगा। अगर मुझे डिसाइल में मान लो निकालना है D2 तो मेरा 2 इंटू n/10 होगा, ठीक है। तो जब मेरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगा तो n+1 की जगह n हो रहा है, बाकी सिस्टम एक ही जैसा है। देखो n+1 की जगह n हो रहा है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। और ये लिख दिया तो परसेंटाइल भी लिख देते हैं तो कंप्लीशन हो जाएगा एक, ये देखो परसेंटाइल। ম্যাম একটু ডিসাইডার ফর্মুলাটা একবার দেখাবেন हाँ मैं লিখছিলাম। देखिए L1 प्लस n/100, देखो तुम लोग खुद ही बोलो ना, खुद ही तो लिख पाओगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो जाएगा C, ठीक है। तो यहाँ पर अगर
मेरा P1 है तो हो जाएगा 1 इंटू एन बाई 100, ठीक है। और अगर मेरा P2 है तो 2 इंटू एन बाई 100 एंड सो ऑन। लाइक P99 है तो 99 इंटू 9 बाई 100 और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो मीडियन के साथ इसका कोई भी चेंजेस नहीं है। फॉर्मूला का पूरा कंसेप्ट एक्सेप्ट ये स्टार वाले पॉइंट को छोड़ दो, तो ये स्टार वाले पॉइंट को छोड़ दो तो कोई भी चेंजेस नहीं, बस यहाँ 100, यहाँ 10 और यहाँ 4 इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही फॉर्मूला तक ही करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट दिन हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, आफ्टर दैट हम लोग मोड को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं। अब जिसको जो लिखना है, अगर कुछ नहीं लिख पाए हो तो हम दिखा दें।